हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑन माय चैनल। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं थर्ड सेमेस्टर के हिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में, जिसमें यूनिट 1 के बचे हुए कुछ टॉपिक्स थे वो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। यूनिट 1 पार्ट 4 है। आपका यूनिट 1 का नाम है दिल्ली सल्तनत की स्थापना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो हिस्ट्री है थर्ड सेमेस्टर में आपका वो भारत का इतिहास 1200 से 1700 के बीच का है, ठीक है। और जो आपके टॉपिक्स हैं वो है प्रशासन और एकता प्रणाली, ठीक है। ये एकता है पर यहाँ पे एकता प्रणाली आएगा, ठीक है। तो प्रशासन और एकता प्रणाली किस प्रकार की थी दिल्ली सल्तनत में जब से ये बनी है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। जिस प्रकार आज का भारत राज्य, जिला, तहसील, थाना, ग्राम आदि क्षेत्रीय इकाइयों में बटा है, ठीक इसी प्रकार दिल्ली सल्तनत भी निम्न क्षेत्रीय इकाइयों में विभक्त थी: ग्राम, परगना, शिक, इक्ता, सल्तनत। तो जैसा कि आपको पता ही है कि वर्तमान में भारत बहुत बड़ा है। भारत के अंदर कई सारे आपको आप कह सकते हैं कि हिस्से देखने को मिल जाते हैं। जैसे पहले राज्य देखने को मिलेगा, राज्य के अंदर आपको जिले देखने को मिलेंगे, एक जिले के अंदर कई सारी तहसीलें हो सकती हैं, उसके अंदर कई सारे थाने हो सकते हैं। उसी प्रकार जब दिल्ली सल्तनत शुरुआत में थी, जब उसका निर्माण हो रहा था, उस समय वहाँ पे आपको ग्राम मतलब गांव देखने को मिल जाते थे, फिर परगना, फिर सिख के अंदर इक्ता, सल्तनत इत्यादि देखने को आपको मिल जाता था। मतलब ये दिल्ली सल्तनत के कुछ हिस्से थे। इनके आधार पर दिल्ली सल्तनत को एक साथ जोड़ा जा सकता था, ठीक। देखें, इक्ता प्रणाली के अंतर्गत सुल्तानों ने, जो भी कई सारे सुल्तानों जिन्होंने भी इक्ता प्रणाली को अपनाया, सुल्तानों ने अपनी सल्तनत की सैनिक तथा भू राजस्व व्यवस्था का संगठन किया था। तो इक्ता प्रणाली के अंतर्गत क्या करा था? सुल्तान ने सैनिक तथा भू राजस्व मतलब सैनिक व्यवस्था, जिसमें पूरी सेना, उसका स्ट्रक्चर किस प्रकार का होगा, उससे वेतन से रिलेटेड सारा प्रोसेस, सैनिक तथा भू राजस्व व्यवस्था का क्या किया था? संगठन किया था। इक्ता वह क्षेत्रीय इकाई थी जिसमें सल्तनत को बांटा गया था, ठीक है। तो इसको समझते हैं कुछ इस प्रकार। सपोज करिए ये एक बहुत बड़ी सल्तनत है, ठीक है, ये दिल्ली सल्तनत है। अब यहाँ पे इक्ता के आधार पर इनको बांट दिया गया था, ठीक है। ये एक इक्ता हो गया, ये एक इक्ता हो गया, ये एक इक्ता हो गया, इस प्रकार से क्या हो गया था? इसे बांट दिया गया था। ये इक्ताएं सामंतों तथा बड़े सैन्य अधिकारियों के वेतन के स्थान पर दी जाती थी। तो ये एकताएं क्या होती थी कि बहुत बड़े अधिकारी, सेना के कोई अधिकारी हो गया या फिर कोई बहुत बड़ा सामंत हो गया, उसको किसके तौर पर दी जाती थी? ये दी जाती थी वेतन के तौर पर। उन्हें मंथली पेमेंट नहीं होती थी, उन्हें क्या दे दी जाती थी? इक्ता दे दी जाती थी। तो वो लोग क्या करते थे? एक प्रकार से उस जमीन पे राज करते थे। अब इक्ता क्या होती है? इक्ता भूमि का एक टुकड़ा होती है, ठीक है। इक्ता भूमि का कोई टुकड़ा होता है जिसको वेतन के स्थान पर लोगों को दिया जाता है। तो सिंपली शब्दों में अगर आपसे कोई इक्ता पूछता है तो आप बता सकते हैं कि इक्ता भूमि का एक टुकड़ा होता है जिसको वेतन के स्थान पर लोगों को दिया जाता था। अब ये इक्ताएं बड़े सैन्य अधिकारी और सामंतों को दिया जाता था। किसी इक्ता से जो भी भू राजस्व या कर आता था वह सामंत या सैनिक अधिकारियों का वेतन होता था। अब जो भूमि का टुकड़ा दिया गया है, अब मैं इसको सिंपली आपको समझाऊं तो सल्तनत जो हुआ करती थी वो बहुत बड़ी हुआ करती थी, काफ़ी दूर तक फैली हुआ करती थी। तो जो सुल्तान था उसके लिए काफ़ी कठिन होता था कि वो पूरी की पूरी सल्तनत को अच्छे से चला सके, उस पर काबू कर सके। इसके लिए उसने क्या करा? इक्ता की व्यवस्था लाई। इक्ता की व्यवस्था से क्या हुआ कि लोगों को ज़मीन के कुछ टुकड़े बांट दिए गए और उन लोगों से कहा गया कि आप इस पे शासन करिए। किसके नाम पर? सुल्तान के नाम पर। सुल्तान के नाम से आप इस जगह पे शासन करिए, टैक्स को इकट्ठा करिए, व्यवस्था को देखिए, सेना को देखिए, ये आप इस पे काम करिए। वहीं जो भी टैक्स आप इकट्ठा करेंगे, इक्ता से जो भी भू राजस्व मतलब भूमि के जो राजस्व लिया जाता था, भू राजस्व लिया जाता था या फिर कर लिया जाता था, उससे क्या होता था? सामंतों तथा सैनिक अधिकारियों का वेतन आता था। उसी से सामंत और सैनिकों का वेतन आता था। मतलब जो टैक्स इन लोगों ने कलेक्ट किया, उस टैक्स से जो सैनिक अधिकारी जिसको ये भूमि प्राप्त है वो अपना वेतन रखेगा, ठीक है, अपना जो ऊपरी खर्चे हैं वो रखेगा और बाकी बचा हुआ धन सुल्तान के किसमें? राजकोष में जमा करा देगा। मतलब सुल्तान की जो राजधानी है वहाँ पे राजकोष है, उसमें उतना धन जमा करा देगा जो एक्स्ट्रा पैसा बचता था।
अधिकतर क्षेत्र सीधे सुल्तान के नियंत्रण में नहीं होते थे, बल्कि ये सामंत या इक्तादारों के नियंत्रण में होते थे। जैसा कि मैंने आपको बताया, ज़्यादातर क्षेत्रों पर सामंत या फिर इक्तादारों का नियंत्रण होता था। जब जब सुल्तान ने अपनी पकड़ इन इक्तादारों पर ढीली दी, तब तब इक्तादारों ने क्या करा, विद्रोह करा। इक्तादार क्या होते थे, वो लोग होते थे जिनको इक्ता प्रदान की गई थी, जिनको इक्ता दी गई थी। तो सुल्तान अगर इन लोगों पे थोड़ी सी ढील छोड़ देता था तो वो क्या करते थे, विद्रोह करने के कगार पे आ जाते थे। इक्तादारों का किसानों के खेतों, उनकी धन संपदा आदि पर कोई अधिकार नहीं था। तो इक्ता जो भूमि का टुकड़ा है उसके अंदर कई सारे किसान हो सकते हैं, कई सारे उनकी भूमियाँ हो सकती है, ठीक है, जैसे ये भूमि हो गई, ये भूमि हो गई। तो जो इक्ता व्यक्ति है उसका इस बड़े से टुकड़े पर अधिकार जरूर है, परंतु ये छोटी छोटी जो भूमि किसानों की है इन पर इसका कोई अधिकार नहीं है। ये केवल उन लोगों से टैक्स कलेक्ट कर सकता है, वह राज्य वसूल करने का अधिकार रखता है, बस उसको जो राजस्व है, कर है, वो वसूलने का अधिकार है। सैनिक और अन्य अधिकारियों के खर्चे पूरे करने के लिए अब्बासी खलीफाओं ने इस प्रणाली की शुरुआत की थी। इनसे प्रेरणा लेकर गजनी, खुरसन तथा तुर्की शासकों ने इस प्रणाली को अपना लिया। अब क्या हुआ, ये जो व्यवस्था है इक्ता प्रणाली, ये कहाँ से आई थी, ये तुर्कियों के द्वारा लाई गई थी भारत के अंतर्गत, ठीक है। फारस की ये व्यवस्था थी, फारस में अपनाई गई, फिर वहाँ से इसको आप कह सकते लिया गया और फिर यहाँ पे तुर्कियों ने इसको अपनाया। अब आता है दिल्ली सल्तनत का प्रांतीय प्रशासन। दिल्ली सल्तनत इक्ताओं मतलब प्रांतों में विभक्त था। इक्ता प्रधान मुक्ति अथवा इक्तादार कहलाता था, ठीक है। इक्ता क्या कहलाता था, इक्तादार कहलाता था। एक प्रकार से जो भी भूमि का टुकड़ा है उस पे जिस व्यक्ति का राज है वो इक्तादार कहलाए। इक्ताएं जिलों में विभक्त थी जो सिख कहलाते थे, ठीक है। इक्ताएं क्या थी, कई सारी इक्ताएं मिलकर एक सिख कहलाती थी। सिख का प्रधान सिकदार होता था। इक्ता को जिले में विभाजित करने वाला काम बलबन के समय किया गया था। अब क्या गया था, इक्ता जो थी उसको जिलों के तौर पर विभाजित मतलब बांटना किसके द्वारा किया गया था, बलबन के द्वारा किया गया था। सिख परगानों में बटा होता था। क्या होता था, जो सिख है वो परगानों में बटा होता था। एक सिख में कई सारे आपको परगाने देखने को मिल जाते हैं, उसी प्रकार इक्ता भी आपको देखने को मिल जाते हैं। परगानों में आमिल और मुसिफ दो महत्वपूर्ण अधिकारी हुआ करते थे, ठीक है। तो परगाने में कौन कौन देखने को मिल जाते थे, आमिल और मुसिफ, दो महत्वपूर्ण अधिकारी देखने को आपको मिल जाते हैं। फिर शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी, मतलब जो ग्राम है वो शासन की सबसे छोटी इकाई होती थी। गांव के मुख्य अधिकारी पटवारी, चौधरी, खुद मुकद्दम थे जो शासन को लगान वसूल करने में सहायता करते थे, ठीक है। तो जो गांव होता था, गांव में कुछ मुख्य अधिकारी हुआ करते थे, जैसे पटवारी हो गया जो कि लिखा पढ़ी का काम करा करते थे, चौधरी हो गए, खुद हो गए, मुकद्दम हो गए, ये लोग लगान वसूल करने में मदद करते थे। गांव के मुखिया को मुकद्दम कहा जाता था तथा जमींदार को खूत कहा जाता था, ठीक है। फिर खालसा केंद्र शासित प्रदेश के अधिकार शहन कहलाता था, ठीक है। जो खालसा है वो केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था एक प्रकार से, ठीक है। उस खालसा को दूसरे शब्दों में केंद्र शासित प्रदेश भी कहते हैं। खालसा के अधिकारी शहन कहलाते थे। इक्ता प्रणाली की शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी। इस प्रणाली के अंतर्गत सैनिकों तथा राज्यों के अधिकारियों को वेतन के बदले इक्ता या भूमि का टुकड़ा दिया जाता था। तो इल्तुतमिश ने इस व्यवस्था को भारत में स्टार्ट किया था और इसमें क्या था कि भूमि के मतलब वेतन के स्थान पर किसी व्यक्ति को वेतन में जो धन दिया जाता था उसके स्थान पर उसको भूमि का टुकड़ा दे दिया जाता था, ताकि वो उस पर राज भी कर सके और धन इकट्ठा करे तो सुल्तान को भी मदद हो। फिरोज शाह तुगलक के समय में सबसे ज़्यादा इक्ताएँ थीं, ठीक है। सबसे ज़्यादा इक्ताएँ किसके समय थी, फिरोज शाह तुगलक के समय थी। नेक्स्ट टॉपिक आता है इक्ता प्रणाली का विकास। इक्ता प्रणाली का विकास किस प्रकार हुआ, किन किन शासकों ने इस इक्ता प्रणाली के विकास में अपना योगदान दिया, तो देखते हैं। मोहम्मद गौरी द्वारा पेश किए जाने के बाद पहली बार सुल्तान इल्तुतमिश द्वारा इक्ता प्रणाली को ठीक से पुनर्गठित किया गया था। तो सबसे पहले मोहम्मद गौरी ने एक प्रकार से इसको पेश किया था, परंतु मोहम्मद गौरी के बाद
किसने? इल्तुतमिश द्वारा इक्ता प्रणाली को ठीक से पुनर्गठित करके प्रयोग में लाया गया। तो सबसे पहला सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश था, जिसने इक्ता प्रणाली को अपनाया और एक प्रकार से उसको चलाया। उन्होंने इक्तादारों के कर्तव्य और जिम्मेदारियों को विस्तार से परिभाषित किया कि उन्होंने क्या करा, इक्तादार जिसके पास जिसको इक्ता दी जाती थी उसको इक्तादार कहते हैं, तो उसके कर्तव्य, उसके क्या क्या काम हैं, उसकी क्या जिम्मेदारियां हैं, ये सब उन्होंने परिभाषित किया। इस पुनर्गठित प्रणाली के तहत इक्तादार सैनिकों की निश्चित संख्या को बनाए रखने, नियंत्रण के क्षेत्र के प्रशासन की देखभाल करने, राजस्व एकत्रित करने और केंद्रीय खजाने में फवजल जमा कराने के लिए जिम्मेदार थे। ठीक है, तो क्या क्या काम था इक्तादारों के पास, ये आप एक अच्छे से समझ लीजिए कि वो सैनिकों की निश्चित संख्या को बनाए रखने, मतलब एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ सैनिक, जो लिमिटेड संख्या है उतने ही सैनिक रख सकते हैं, अगर उससे ज़्यादा उन्हें रखने की मना है। ठीक है, दूसरा काम क्या था? नियंत्रण में क्षेत्र के प्रशासन की देखभाल करना, जो भी इक्ता उन्हें दी गई है, जो भी भूमि दी गई है, उसका पूरा का पूरा ध्यान रखना, उसका देखभाल करना, राजस्व एकत्रित करना, जो टैक्स है वो कलेक्ट करना, केंद्रीय खजाने में फवजल जमा कराना। यहाँ पे फवजल का मतलब है कि जो लगान वसूला गया, जो टैक्स वसूला गया, उस टैक्स में से इक्तादार अपना वेतन रख लेगा। ठीक है, ऊपरी खर्चे जो कुछ खर्चे हैं वो रख लेगा, उसके बाद जो बचा हुआ धन है जो कि राजकोष में जमा कराना है उसको फवजल कहा गया है। सुल्तान बलबन ने इक्तादारों पर अधिक केंद्रीय नियंत्रण लगाया। ठीक है, तो सुल्तान बलबन ने क्या करा, इक्तादारों पर केंद्रीय नियंत्रण, केंद्र के द्वारा उन पर नियंत्रण लगाया गया। उन्होंने प्रत्येक इक्तादार के साथ एक लेखाकार ख्वाजा का उनके द्वारा बनाए गए अभिलेख के प्रमाणीकरण की जांच करने के लिए नियुक्त किया था। अब बलबन ने क्या करा, हर एक इक्तादार के साथ एक लेखाकार भी होगा। ठीक है, जो उनके द्वारा जो भी आप कह सकते हैं कि धन लिया गया उसका देखा रेख करना, ये सारा काम होगा। ठीक है, उसके प्रमाणीकरण की जांच करने के लिए उसको नियुक्त किया था। बलबन ने इक्तादार को एक इक्ता से दूसरे में स्थानांतरित कर दिया ताकि वह लोगों के साथ कोई संबंध विकसित ना कर सके। तो क्या करा, बलबन ने इक्तादारों को एक इक्ता से दूसरे इक्ता, मतलब कि किसी व्यक्ति को भूमि का कोई टुकड़ा दे रखा है, वर्तमान में उसके पास भारत में कहीं और एक टुकड़ा है, कुछ समय में ही जो सुल्तान है वो उसको वहाँ से हटा के किसी और जगह भूमि का टुकड़ा दे देगा, तो वो इसको छोड़ के उस पर शासन करने के लिए चला जाएगा। एक प्रकार से ये इसलिए किया गया था ताकि जो इक्तादार व्यक्ति है वो कोई अच्छा संबंध ना बना सके किसी के साथ, ताकि विद्रोह ना हो। ठीक है, इसके लिए ये करा गया था, मतलब इक्ता को स्थानांतरण किया जा सकता था, ये इसका मेन पॉइंट था। फिर आता है सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने खलीसा भूमि को विस्तृत करने के लिए दोआब क्षेत्र में छोटे इक्ता की संख्या को समाप्त कर दिया। दोआब वो जगह होती है जो कि जहाँ पे काफ़ी अच्छी आप कह सकते हैं उपजाऊ जमीन होती है। ठीक है, दोआब क्षेत्र में छोटे इक्ता की संख्या को समाप्त कर दिया। उसने इक्तादार से राजस्व की मांग बढ़ा दी। क्या करा, अब अलाउद्दीन खिलजी ने क्या करा, जो इक्तादार थे उनसे कहा कि अब आप जो राजस्व जमा कराते थे जो कि फवज्जल है, अब वो बढ़ा दीजिए, उसकी रकम जो है वो बढ़ा दीजिए। एक नया विभाग दीवान ए मुस्तखराज इक्तादारों के पास रहने वाले राजस्व के बकाया वसूली करने के लिए। ठीक है, तो एक नया विभाग को बना दिया गया दीवान ए मुस्तखराज, जो कि क्या करता था, इक्तादारों के पास रहने वाले राजस्व की बकाया वसूली करने का काम करता था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इक्तादारों पर केंद्रीय नियंत्रण को और बढ़ा दिया। उसके बाद जब मोहम्मद बिन तुगलक शासन में आए, तुगलक वंश जब स्टार्ट हुआ, मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या करा, इक्तादारों पर केंद्रीय नियंत्रण बढ़ा दिया। कि इससे पहले बलबन ने बढ़ाया था। ठीक है, इससे पहले बलबन ने बढ़ाया था। बलबन के बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने और ज़्यादा केंद्रीय नियंत्रण उन पर ढाल दिया। फिर आता है उसने इक्तादार की आय और व्यय अलग अलग कर दी। ठीक है, इक्तादारों को क्या करा, आय और व्यय दोनों अलग कर दिया। उन्होंने पूरे राजस्व को केंद्रीय खजाने में जमा करने का आदेश दिया और जहां से उन्हें उनके वेतन और अन्य खर्चों का भुगतान किया गया था। अब क्या हुआ, मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा कि आप जितना भी
जो लगान है या टैक्स है वो जमा करेंगे, वो पूरा का पूरा आप फवजल, ठीक है, के तौर पर कहाँ करेंगे, जमा कर देंगे, फवजल के तौर पर जमा कर देंगे राजकोष में। और राजकोष में जमा होने के बाद आपको वहाँ से वेतन दिया जाएगा, आपकी जो राज्य की व्यवस्था के लिए जो धन आप जो लेते थे वो आपको वहाँ से दिया जाएगा, आप अपने आप नहीं रख सकते, ठीक है। तो उन्होंने ये करा, केंद्र में जमा करने के लिए आदेश दिया और वेतन और बाकी खर्चे वहाँ से दे। फिरोज शाह तुगलक इक्ता के शासनकाल के दौरान प्रणाली को वंशानुगत घोषित कर दिया। अब क्या करा, फिरोज शाह तुगलक ने इक्ता प्रणाली को वंशानुगत घोषित कर दिया। मतलब कि अगर अगर तुगलक वंश में किसी के पिता को ज़मीन दी गई है, किसी के पापा को ज़मीन दी गई है, ठीक है, तो अगर उसका पिता की कोई मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद वही इक्ता उसके बच्चों को दे दी जाएगी। इससे पहले वंशानुगत नहीं था, ठीक है, परंतु तुगलक वंश के दौरान इसको वंशानुगत घोषित कर दिया गया। इक्तादार की मृत्यु के बाद उसके पुत्र, दामाद, दास, विधवा को सफल होना दिया गया, ठीक है, मतलब वो अब उस पर राज कर सकते थे, इक्ता पे। लोधी काल के दौरान फवज्जल की अवधारणा को समाप्त कर दिया गया। लोधी काल के दौरान क्या हुआ, फवज्जल की अवधारणा, जो कि बचा हुआ धन जो जमा कराते थे वो हटा दिया गया पूरी तरह से ही। इक्तादारों ने इक्ता से एकत्रित राजस्व को अपने पास रखने की अनुमति दी, ठीक है। तो अब इक्तादारों को क्या थी कि वो जितना भी राजस्व इकट्ठा करेंगे अपने क्षेत्र से वो अपने पास रख सकते हैं। यह लोधी ने अफगान राजस्व का विस्तार था, जिसमें सुल्तान को बराबरी का प्रथम स्थान दिया गया था, ठीक है। तो लोधी के काल में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हुए थे। लोधी में अफगान राजस्व का विस्तार था, जिसमें सुल्तान की बराबरी का ये प्रथम स्थान था। इक्ता परगाना और सरकार में बदल दिया गया। छोटी इक्ता को परगाना और बड़ी सरकार कहा जाता था। अब आता है दिल्ली सल्तनत के पतन के क्या क्या कारण थे। तो ये मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। स्वेच्छाचारी शासन, इससे क्या तात्पर्य, असीमित शक्तियों व अधिकार प्राप्त होने के कारण दिल्ली सल्तनत के शासक स्वेच्छाचारी हो गए थे। मतलब स्वयं की इच्छा से शासन चलाते थे, जिस प्रकार वो चाहते हैं वो उसी प्रकार चलाते थे। इन असीमित शक्तियों और एवं अधिकारों का दुरुपयोग करके उन्होंने अनेक ऐसे कार्य किए जिन्हें दिल्ली सल्तनत को बिखर गई, ठीक है। तो क्या हुआ, सिंपल सी बात है कि राजा के पास, सुल्तान के पास कई सारी शक्तियाँ थी उस समय पे, तो वो अपने हिसाब से जो मर्जी वो करते थे। तो इससे क्या हुआ, दिल्ली सल्तनत को काफ़ी ज़्यादा हानि पहुंची और वो बिखरती चली गई। अलाउद्दीन एवं बलबन द्वारा सरदारों की शक्तियों को कुचल दिया गया। वे ऐसे नियम लागू किए गए जो नागरिकों के लिए अहितकारी साबित हुए। ऐसे स्वेच्छाकारी शासकों का स्थायी रहना असंभव था और दिल्ली सल्तनत का पतन होना स्वाभाविक ही था। फिर आता है विशाल साम्राज्य। पहला था स्वयं की इच्छा से शासन चलाना, फिर आता है विशाल साम्राज्य। दिल्ली सल्तनत ने एक विशाल साम्राज्य के रूप धारण कर लिया था, जिसमें लगभग सभी राज्य एवं दक्षिण भारत के दूरस्थ राज्य भी शामिल थे। तो क्या वो दिल्ली सल्तनत एक विशाल साम्राज्य बन गया था, जिसमें कई सारे राज्य भी शामिल थे और दक्षिण भारत के भी कई राज्यों को उसमें मिला लिया गया था। विशाल साम्राज्य होने के कारण प्रत्येक क्षेत्र से संपर्क स्थापित करने के लिए आवागमन एवं संचार के उचित साधन न होने के कारण दिल्ली सल्तनत की सेना बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। अब क्या हुआ कि जो साम्राज्य है काफ़ी बड़ा हुआ है, फैला हुआ है, तो लोगों से कम्युनिकेशन करने के लिए, दूर बैठे हुए लोगों से कम्युनिकेशन करना काफ़ी ज़्यादा कठिन था। उसी कारण सेना को भी कई सारी परेशानियां झेलनी पड़ती थी आवाजाही आने जाने के लिए, और अपने क्षेत्र से संपर्क स्थापित कर पाना दिल्ली सल्तनत के लिए पतन का कारण था कि वो अपने क्षेत्र से जो कम्युनिकेशन है नहीं कर पा रहे थे। कि सपोज़ करिए हम दिल्ली में बैठे हैं और हमें दक्षिण भारत के किसी राज्य में बात करनी है, ठीक है, वहाँ का जो एकता है या फिर वहाँ की जो व्यवस्था है उसको देखना है और हम नहीं देख पा रहे, तो ये काफ़ी ज़्यादा कठिन हो गया था। फिर आती है केंद्रीय दुर्बलता, मतलब केंद्र की व्यवस्था की दुर्बलता। तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के पश्चात केंद्र की शक्ति अत्यंत दुर्बल हो गई, जिसमें विभिन्न प्रांतों के सूबेदार ने दिल्ली सल्तनत पर विद्रोह कर दिया। अब फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद केंद्र की जो शक्ति थी वो कमज़ोर होती चली गई। कई सारे सूबेदारों ने विद्रोह कर दिया
इन सूबेदारों ने विद्रोह के पश्चात अपने अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिए, जिसकी वजह से धीरे धीरे दिल्ली सल्तनत का विस्तार होना कम हो गया। तो सूबेदारों ने अपने राज्य स्थापित कर लिए, उन्होंने विद्रोह किया, उसके बाद अपने राज्य स्थापित कर लिए, तो दिल्ली सल्तनत का जो विस्तार होता था वो कम होता चला गया। सुल्तान की देखरेख में विस्तार पूरे दिल्ली का होता था, परंतु सूबेदारों के क्षेत्र में वो अपने क्षेत्र का विस्तार करेंगे और वहाँ से ही अपना लेन देन करेंगे। इसके अलावा सुल्तान की मृत्यु होने के पश्चात उत्तराधिकारी को गद्दी के लिए उन्हें युद्ध का सहारा लेना पड़ता था। ठीक है, तो क्या हुआ, सुल्तान की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी जो भी चाहता था कि मेरे को गद्दी मिले, उसको युद्ध करना पड़ता था, जिसका परिणाम यह हुआ कि सल्तनत में राजनीतिक स्थायित्व की कमी हो गई, जिसकी वजह से दिल्ली सल्तनत का पतन हो गया। प्रजा के सहयोग का अभाव भी दिल्ली सल्तनत के पतन का एक महत्वपूर्ण कारण था, क्योंकि सुल्तानों के द्वारा कुछ ऐसे काम किए गए थे जिससे कि जो प्रजा है वो परेशान थी। ठीक है, वो सुल्तान का साथ देना ही नहीं चाहती थी। ठीक है, तो क्या हुआ, सहयोग का अभाव था, क्योंकि प्रजा के अधिकांश व्यक्ति हिंदू थे और उनकी दृष्टि से मुस्लिम शासक विदेशी थे। ठीक है, तो हिंदू ये मानते थे कि जो मुस्लिम शासक जो शासक कर रहा है, सुल्तान जो है वो मुस्लिम शासक है और वो विदेशी है, तो इसीलिए वो उसका विद्रोह भी करते थे और उसको सहयोग नहीं दिया करते थे किसी भी बात। दिल्ली सल्तनत द्वारा हिंदू प्रजा और उनके धार्मिक आधारों को गलत मार्ग को अपनाकर उन्हें बहुत अत्याचार किए गए थे। ठीक है, तो हिंदुओं पर कई सारे अत्याचार किए गए थे। जब भी अत्याचारों से क्रोधित प्रजा को मौका मिलता, सल्तनत के प्रति विद्रोह करते थे, उन्हें क्षति पहुंचाने का प्रयास करते रहते थे। इस प्रकार शासक अपने प्रजा में एकता का भी अभाव रहा एवं सल्तनत का पतन होने का ये एक महत्वपूर्ण कारण भी बना। तैमूर द्वारा किया गया आक्रमण। समरकंद के शासक तैमूर लंग ने 1398 में मुगल वंश तुगलक वंश के अंतिम शासक नसरुद्दीन मोहम्मद को बुरी तरह पराजित कर दिया। तुगलक वंश का जो अंतिम शासक था, बचा हुआ था, ठीक है, नसरुद्दीन मोहम्मद, उसको बुरी तरह से पराजित कर दिया और उसके बाद दिल्ली पर अधिकार कर लिया। नसरुद्दीन मोहम्मद की मृत्यु के पश्चात काबुल के सम्राट बाबर ने दिल्ली सल्तनत को पूरी तरह से समाप्त करके मुगल साम्राज्य की नींव रखी। दिल्ली सल्तनत का पतन होने का ये भी एक कारण बना। तो क्या करा, तैमूर लंग ने हमला करा तुगलक वंश के सबसे आखिरी शासक पर और उसके बाद बाबर ने दिल्ली सल्तनत को पूरी तरह से समाप्त करके मुगल वंश की वहाँ पे नींव रखी। जजिया पर कर लगाना। तुगलक वंश के शासक मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा ब्राह्मणों एवं गैर मुस्लिमों पर धार्मिक कर लगा दिया गया था। ठीक है, तो तुगलक वंश के मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा क्या करा गया, जो भी हिंदू हैं या फिर जो हिंदू है या जो गैर मुस्लिम है, उन पर धर्म के आधार पर कर लगा दिया गया, जिससे हिंदू एवं मुस्लिम सुल्तान के विद्रोह हो गए। ठीक है, हिंदू एवं मुस्लिम सुल्तान के विरुद्ध हो गए। हिंदू और मुस्लिम दोनों ही सुल्तान के विरुद्ध हो गए। यही वजह रही कि शासकों को प्रजा का सहयोग नहीं मिला की अपेक्षा वे अनेक विरोध में खड़े हो जाने, जो सल्तनत का पतन का प्रमुख कारण रहा। स्थायी सेना समाप्त करना। फिरोज तुगलक द्वारा बनाई गई सेना को समाप्त करके, स्थायी सेना को समाप्त करके सामंती सेना का गठन किया गया और सैनिकों के वेतन समाप्त करके ग्रामीण क्षेत्रों के अनुदान दिया जाने लगा। अब क्या हुआ, फिरोज शाह तुगलक द्वारा एक स्थायी सेना बनाई गई थी कि एक बड़ी संख्या सेना की दिल्ली में हमेशा उपस्थित रहेगी, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, वो एक स्थायी सेना थी, जो कि मैं आपको पहले के जब तुगलक वंश के बारे में आपको पढ़ा था उसमें मैंने बताया कि स्थायी सेना का काम था कि वो हमेशा एक्टिव रहेगी दिल्ली में, भले ही दिल्ली पर कोई भी आक्रमण करे, वो सेना का काम था उस आक्रमण को देखना। परंतु उसके बाद क्या हुआ, इस सेना को हटाकर सामंती सेना, मतलब छोटी छोटी सेना को सामंतों को दे दिया जाना। ठीक है, और वो क्या करना कि सामंतों से उस सेना को मंगाना अगर युद्ध में ज़रूरत है तो। ये वाली सेना व्यवस्था लाई गई। सैनिकों को वेतन के स्थान पर भूमि दी जाने लगी। सैनिकों
कि भूमि वंशानुगत कर दी गई, जिससे उन्हें किसी प्रकार का भय न होने की वजह से सैनिक आलसी होने लगे। अब क्या हुआ, जब उन्हें पता चला कि वंशानुगत है, अगर मैं मर जाऊंगा तो वो ज़मीन जो मेरे को मिली है वो मेरे बच्चों को चली जाएगी ट्रांसफ़र होके, ठीक है। तो इस प्रकार क्या हुआ, वो लोग आलसी होते चले गए, सैनिक आलसी हो गए, वो अच्छे से काम अपना नहीं करने लगे। भूमि पर ही अधिकांश समय व्यतीत करना सैनिक की आदत बन गई, जिससे उनकी सेना धीरे धीरे शिथिल होती गई। शिथिल सेना का लाभ विदेशी आक्रमणकारियों ने उठाया। अंततः सैनिकों की स्थिति का कारण भी दिल्ली सल्तनत के जो पतन है उसका कारण बना। लोदी सुल्तानों का दायित्व। दिल्ली सल्तनत के पतन का प्रमुख कारण लोदी वंश के शासक बहलोल लोदी के समय से होना प्रारंभ हो गया था। इब्राहिम लोदी अप्रैल 1526 में पानीपत के युद्ध में बाबर से बुरी तरह पराजित हो गया और युद्ध भूमि में ही वीरगति को प्राप्त हो गया। इस युद्ध के बाद लोदी वंश व दिल्ली सल्तनत का अस्तित्व समाप्त हो गया और दिल्ली सल्तनत का भी पतन हो गया, ठीक है। तो लोदी सुल्तानों का जो दायित्व था दिल्ली को संभालने का, वो पानीपत के युद्ध में समाप्त हो गया, क्योंकि इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो गई युद्ध में लड़ते समय और वो वीरगति को प्राप्त हुआ, और उसके बाद दिल्ली सल्तनत पूरी तरह से समाप्त हो गई, ठीक है। तो ये जो पॉइंट्स हैं आप देख सकते हैं, ये काफ़ी एक्सप्लेन किए गए, परंतु आपको एग्जाम में इससे भी ज़्यादा एक्सप्लेन करना होगा, तो आप अपने शब्दों में इन पॉइंट्स को जितना अच्छा बना सकेंगे आप उतना ही अच्छा बना के इनका उत्तर लिखिए। तो ये थी आपकी आज की वीडियो कैसी लगी आप हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे पता है कि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेट आ रही है, बिकॉज मेरे को और भी कुछ इंपॉर्टेंट काम्स चल रहे हैं अभी, ठीक है, परंतु जितनी जल्दी हो सकेगा हम उतनी जल्दी नोट्स बना के आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे। यूनिट 1 टोटली कंप्लीट है, वेबसाइट पे जाके आप इनके नोट्स को स्टडी कर सकते हैं। नोट्स वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ से जाके कर सकते हैं। और थर्ड सेमेस्टर के और भी जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी भी वीडियो जल्दी ही आएंगे, आप तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इंस्टाग्राम का लिंक दिया गया, अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप इंस्टाग्राम से डायरेक्टली हमसे पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक्स प्रोवाइडेड हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।